हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप पियन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंडिगो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। इस चैप्टर को किसने लिखा है? लुइस फिशर। इस चैप्टर के ऑथर लुइस फिशर है। वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। उनकी बर्थ प्लेस का मेंशन किया गया, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. उन्होंने आर्मी में सर्विस दी है 2 साल के लिए 1918 से 1920 तक। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for the European and Asian publications. As a journalist भी काम किया, इसके अलावा कई सारी पब्लिकेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई है उनके लिए भी काम किया है। He was also a member of the faculty at Princeton University. Princeton University में भी काम किया है आगे जाके। The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर्स में भी एक्सप्लेन किया है कि एक्सेप्ट का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा। बेसिकली ये जो चैप्टर है इंडिगो, ये चैप्टर एक छोटा सा हिस्सा है जो निकाला गया है एक बुक में से, जिसका नाम क्या है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। This book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Times Educational Supplement ने इस बुक को, जो कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है, इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक्स करार दिया गया है। जो महात्मा गांधी पे लिखी है उन बुक्स में से इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक्स माना है। तो अब ऑथर यहाँ पे नरेट कर रहे हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. सबसे पहले ऑथर की मुलाकात गांधी जी से 1942 में होती है। कहाँ पे होती है? आश्रम में होती है। और गांधी जी उनसे कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे ये मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ब्रिटिश रूल को हटा के होम रूल एस्टैब्लिश करूँ इंडिया में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1917 से हुई। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. गांधी जी कहाँ गए थे? दिसंबर 1916 में वो एक कन्वेंशन में, कन्वेंशन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस में गए थे। और वो कॉन्फ्रेंस किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी। कहाँ पे? लखनऊ में। There were 2,301 delegates and many visitors. अब इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन थे? इतने सारे डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। वो कहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पेजेंट यानी कि पुअर फार्मर हु वर्क्स ऑन अदर्स लैंड्स, मतलब जिसका खुद का ऐसा एक फार्मर जो खुद के लैंड पे खेती बाड़ी नहीं करता है, वो किसी और की लैंड पे खेती करता है। ऐसा ही एक पेजेंट मेरे पास आया जो बिल्कुल बाकी सारे पेजेंट्स, बाकी सारे फार्मर्स की तरह दिखता था जो इंडिया में होते हैं। कैसे? पुअर, गरीब, और एमेसिएटेड। एमेसिएटेड मतलब फिजिकली वो अच्छा नहीं होता है, फिट नहीं होता, वीक होता है, थिन होता है। और अपने आप को इंट्रोड्यूस कहता है कि मेरा नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी रिकाउंटेड का क्या मतलब होता है कि उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में बयां किया। रिकाउंट का मतलब होता है टू टेल अबाउट समथिंग। इमेसिएटेड की मीनिंग भी मैं लिख लेती हूँ, थिन एंड वीक। इसके बाद राजकुमार शुक्ला क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट टू टेल यू एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ? मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इस जगह के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। चंपारण कहाँ लोकेटेड है? फुट हिल्स पे लोकेटेड है, हिमालयाज के। फुट हिल्स का मतलब होता है लो हिल्स एट द बेस ऑफ अ माउंटेन। जैसे कि ये जो हिमालय है, इसके जो बेस पे छोटे छोटे हिल्स है, वहाँ पे ये चंपारण लोकेटेड है। और इसके बगल में या इसके आसपास कौन सा किंगडम है? नेपाल का। टॉवरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई। हम सबको पता है कि हिमालयाज की हाइट बहुत ऊंची है, तो वही बताया गया है कि टॉवरिंग हिमालयाज, एक्सट्रीमली हाई।
अंडर एन एंशंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वे शेयरक्रॉपर्स। ब्रिटिश रूल के अंडर क्या होता था कि जो उस टाइम के पेजेंट्स होते थे या फार्मर्स होते थे वो शेयर क्रॉपर्स होते थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है कि उनके जो लैंडलॉर्ड, वहाँ पे लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था बेसिकली। मतलब जो लैंडलॉर्ड्स है वो कोई पर्टिकुलर लैंड जो उनका होता था वो उन पेजेंट्स को सौंपते थे, उन फार्मर्स को सौंपते थे। उस पर खेती करते थे वो फार्मर्स, और जो भी उसका यील्ड आता था उसका एक हिस्सा उनको देना पड़ता था एज अ रेंट, वो जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, वो भी इसी तरीके का एक शेयर क्रॉपर था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। हाँ, वो पढ़ा लिखा तो नहीं था बट वो डिटर्मिन्ड था। डिटर्मिन्ड मतलब वो इस बात पे अड़ा हुआ था, क्योंकि आप आगे देखोगे कि गांधी जी को भी वो काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ मनाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी डिस्ट्रिक्ट को विजिट करे। तो वो इलिटरेट तो था बट रेजोल्यूट था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." तो वो इस कॉन्फ्रेंस में क्या काम करने के लिए आए थे, वो यही कंप्लेन करने आए थे इस लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में। और किसी ने उनसे कहा था कि आप गांधी जी से हेल्प मांगिए। वो ज़रूर, शायद उनने ऐसा कहा होगा कि गांधी जी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए वो गांधी जी के पास जाते हैं। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. ओबियसली वो उस टाइम पे उनकी डिस्ट्रिक्ट को विजिट नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है कि उनको बहुत सारे पार्ट्स में जाना होता है। शुक्ला accompanied him everywhere। जैसा कि कहा गया वो डिटर्मिन्ड थे, तो इसीलिए वो उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। वो इस बात पे डटे हुए होते हैं कि वो उनकी डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें, इसीलिए वो उनके साथ साथ जाते हैं। जहाँ जहाँ गांधी जी विजिट करते हैं वो भी उनके साथ साथ ही चलते हैं, उनको एक्कम्पनी करते हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अब इन सारे पार्ट्स को विजिट करने के बाद वो फाइनली अहमदाबाद में एक आश्रम में रुकते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, वो वहाँ भी उनके साथ जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, बहुत सारे हफ्तों तक वो गांधी जी का साइड नहीं छोड़ते हैं। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, वो उनसे भीख मांग के कहता है कि आप प्लीज़ एक डेट फिक्स कीजिए जब मैं आप फ्री होंगे, फ्री इनफ होंगे कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट को विजिट कर पाए। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there." Obviously, गांधी जी ने भी उनकी डिटर्मिनेशन को नोटिस किया, तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे डेट पे कलकत्ता विजिट करना है, तो आप एक काम करो, आप मुझे वहाँ मिलो और वहाँ से मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट में ले जाओ। टेनेसिटी का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेशन। Months passed, कई सारे महीने चले जाते हैं। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. अब शुक्ला जो है वो एग्जैक्टली वहीं पे वेट कर रहे थे जहाँ पे गांधी जी ने उनको कहा था कलकत्ता में वेट करने के लिए। सिटिंग ऑन हिज हॉन्टेस का मतलब होता है एक पोजीशन होती है ना जिसमें हम बैठते हैं, अपने बटॉक्स पे बैठते हैं और नीज़ को थोड़ा बेंड करके रखते हैं, तो उसी पोजीशन में बैठे होते हैं। इसका शायद ये भी मतलब हो सकता है कि वो उनकी सिंप्लिसिटी को दिखाना चाहते हैं, डिपिक्ट करना चाहते हैं कि वो एज अ फार्मर कितने सिंपल थे, उस टाइम पे कितनी सिंप्लिसिटी थी फार्मर्स में, कि वो उसी तरीके से बैठे हुए थे वहाँ पे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने बिल्कुल तब तक वेट किया जब तक गांधी जी फ्री इनफ नहीं थे कि वो उनसे मिल पाते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। जब फाइनली गांधी जी फ्री हो जाते हैं तो वो दोनों एक ट्रेन ले लेते हैं और कहाँ जाते हैं? पटना बिहार में। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहाँ से वो उनको कलकत्ता में वो उनको लॉयर के पास ले जाते हैं जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद होता है, और राजेंद्र प्रसाद ही वो होते हैं जो आगे जाके कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बनते हैं और साथ ही साथ इंडिया के भी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, अब वहाँ जाके उनको पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद तो टाउन में है ही नहीं, वो टाउन से बाहर है। But the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. राजेंद्र प्रसाद तो आउट ऑफ टाउन थे, लेकिन जो उनके सर्वेंट्स हैं, राजेंद्र प्रसाद की जो सर्वेंट्स हैं, वो शुक्ला से फेमिलियर थे, वो उनको जानते थे एज अ पुअर ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है फार्मर। उनको इतनी बात तो पता थी कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक फार्मर है, और ये भी पता था क्योंकि उन्होंने बहुत बार देखा होगा ऐसा होते हुए कि पेस्टर्ड का मतलब होता है
इतनी बार उनने क्या देखा होता है कि राजेंद्र प्रसाद बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनको बार-बार बोलते हैं, इतना हद तक बोलते हैं कि वो एनॉयड फ़ील करते हैं उनसे। तो उनने ये चीज़ देखी होती है कि ये वही इंसान है जो हमारे मास्टर यानी कि राजेंद्र प्रसाद को एनॉय करता है, बार-बार बोलता है कि हम हमारे जो शेयर क्रॉपर्स है आप उनकी मदद करने के लिए हमारे पास आओ। So they let him stay on the grounds with his companion गांधी whom they took to be another peasant। इसी वजह से उनको एलो करते हैं कि वो वहाँ पे रेस्ट कर सके। और गांधी जी को तो वो जानते नहीं थे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये भी शायद इन्हीं की तरह एक पेजेंट है, एक फार्मर है। But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब हम इस बात से तो अवेयर है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ये उस टाइम की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर उनको लगता था कि कोई अनटचेबल है, तो वो जिस भी चीज़ को टच करता उसको इम्प्योर करार कर देते थे। तो उनको तो ये बात नहीं पता थी कि गांधी जी अनटचेबल है या नहीं है, बट स्टिल वो ऐसा बिहेवियर उनकी तरफ दिखाते हैं कि ये अनटचेबल ही है, तो इसलिए वो उनको अलो नहीं करते हैं कि वो पानी निकाल सके वेल से। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चंपारण विजिट करने से पहले वो मुजफ्फरपुर में थोड़ी देर ठहरे, ताकि वो और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके वहाँ से, क्योंकि शुक्ला को जितना पता था उसने तो उतनी कन्वे कर दी थी। इम्पार्टिंग का मतलब होता है कन्वे करना। उसने इनको उतना गांधी जी को बता दिया था, बट हाँ ग्राउंड लेवल पे सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे, जो रास्ते में ही आता था चंपारण के। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School। जो ये प्रोफेसर है उनको ऑलरेडी टेलीग्राम कर दिया था। वो उनसे कहाँ पे मिले थे, एक स्कूल में मिले थे, तो उसने उनको ऑलरेडी टेलीग्राम करके रखा कि मैं वहाँ पे विजिट करने वाला हूँ। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। इस टाइम पे जो है ट्रेन अराइव करती है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये जो प्रोफेसर है वो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं उनके लिए, और उनके साथ साथ उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के घर पे रुके 2 दिन के लिए। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me। अब क्या होता था कि उस टाइम पे हमें तो पता है गांधी जी जो है वो होम रूल एडवोकेट थे, मतलब वो होम रूल को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट में कोई भी सर्विस कर रहे होते थे, तो वो डरते थे ऐसे किसी एडवोकेट को अपने घर में रखने के लिए या उनका सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। तो उस टाइम पे उन पे में भी कुछ हो सकता था, उन पे खतरा आ सकता था, तो इसलिए वो उस टाइम पे ऐसा काम नहीं करते थे। वो किसी को अपने घर में जगह नहीं देते थे, किसी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने, जो गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए अपने घर में जगह दी, वो बहुत बड़ी बात है। हार्बर का क्या मतलब होता है, शेल्टर देना। अब यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है जो मैंने अभी समझाई आपको। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran। ये न्यूज़ के गांधी जी का एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, कि वो गांधी जी मुजफ्फरपुर में आ गए हैं, वो अराइव कर गए हैं यहाँ पे, और उनका जो मिशन है कि वो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना चाहते हैं, ये न्यूज़ जो है उस मुजफ्फरपुर चंपारण में बहुत तेज़ी से फैल गई थी। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। अब ये जो शेयर क्रॉपर्स है जिनके लिए ही गांधी जी वहाँ पे आए थे, वो चंपारण से आते हैं, आधे चल के आते हैं, आधे किसी, ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या आधे कुछ किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, ताकि वो अपने चैंपियन को देख सके जो उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर में जो लॉयर्स होते हैं वो गांधी जी से कॉल्ड ऑन, गांधी मतलब उनसे मिलते हैं, उनसे पर्सनली जाके मिलते हैं, ताकि वो उनको इन्फॉर्मेशन दे सके, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन थी। ब्रीफ हिम मतलब उनको सारी इन्फॉर्मेशन वो दे सके जो भी उनके पास थी।
They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो उन पेजेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली कोर्ट में जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, साथ ही साथ अपने केसेस के बारे में बोलते हैं और कंप्लेन करते हैं इस बारे में भी कि उनके जो लॉयर्स होते हैं वो उनसे बहुत अमाउंट लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। गांधी चिडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। इसका मतलब होता है स्कोल्डेड या रिब्यूक, मतलब उनके जो लॉयर्स होते हैं वो उनका सपोर्ट करना चाहिए, बट सपोर्ट करने की बजाय वो क्या करते हैं, उनसे बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा मनी लेते हैं। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं इस कंक्लूजन पे आके पहुंचा हूँ, मैं इस नतीजे पे आके पहुंचा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉ कोर्ट्स का कोई पॉइंट ही नहीं है, वहाँ जाना बिल्कुल फजूल है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे उसमें कोई भी फर्क नहीं आता। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. ऐसा केस जहाँ पे फार्मर्स जो है वो फेयर स्ट्रिकन है, वो बहुत डरे हुए हैं, उनको बहुत दबाया गया है, उनके साथ बहुत बुरा भला किया जाता है, उस केस में लॉ कोर्ट्स में जाना, कंप्लेंट करना बिल्कुल यूजलेस है, फजूल है एकदम। तो इसका अल्टरनेट क्या है, जो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या सही है, अगर ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, मेन इशू क्या है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फेयर। उनका जो असली रिलीफ है ना, एक्चुअल रिलीफ है, वो है कि उनके जो दिल से डर भगाया जाए, वो खुद के लिए खुद स्टैंड ले सके, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। लॉ कोर्ट में जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by the Indian tenants. Arable का मतलब होता है ऐसा एक लैंड जो सूटेबल हो कल्टीवेशन के लिए। ऐसा लैंड जो होता था, जो सूटेबल होता था क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो डिवाइड किया जाता था एस्टेट्स में। एस्टेट मतलब लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में उसको डिवाइड किया जाता था। और उसको ओन कौन करते थे, इंग्लिशमैन ओन करते थे, इंडियंस ओन नहीं करते थे। इंडियंस क्या करते थे, वहाँ पे खेती करते थे। वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, टेनेंट्स का भी सेम मतलब होता है, मतलब कि जो वो लैंड उनका ओन नहीं करते हैं वो लैंड को, वो उस पर ग्रो करते हैं क्रॉप्स, उसका जो यील्ड आता है उसको उसका कुछ अमाउंट वो पे करते हैं इंग्लिशमैन को एज रेंट। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। अब क्या ग्रो किया जाता था, सबसे ज़्यादा क्या डिमांड में था, इंडिगो था। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. ये लैंडलॉर्ड्स उनको कंपेल करते थे, कंपल यानी कि फोर्स करते थे। क्या फोर्स करते थे, वो उनको बोलते थे कि आप 15% जो आप ग्रो कर रहे हो उसमें से 15% आप किसके लिए रखोगे, उसमें आपको क्या ग्रो करना है, इंडिगो ग्रो करना है, और वो पूरा का पूरा 15% यानी कि पूरा यील्ड जो है इंडिगो का वो आपको हमें देना पड़ेगा एज रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट, और उनने उनसे कंट्रैक्ट भी लिया होता है इस चीज़ के लिए। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि लैंडलॉर्ड्स जो है उनको पता चल गया था कि जर्मनी में जो है सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो बनाना शुरू हुआ है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. वहाँ के लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया था ना कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया गया है जर्मनी में, आर्टिफिशियल इंडिगो बनाया गया है, तो अब डिमांड नहीं है इंडिगो की, तो इसीलिए उसको कल्टिवेट करने का भी कोई पॉइंट नहीं था। तो वो लालच, उस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, लालच में आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि हम आपको फ्री कर रहे हैं इससे, इंडिगो कल्टिवेशन से। हालांकि उनका मेन रीज़न ये नहीं होता है, उनका मेन रीज़न ये होता है कि इंडिगो की अब डिमांड ही नहीं थी, तो वो उनको कहते हैं कि हाँ आपको अब इस 15% अरेंजमेंट से फ्री करते हैं और बदले में आप हमें कुछ कंपनसेशन के तौर पे कुछ अमाउंट दे दो, कुछ पैसे दे दो। द sharecropping arrangement was irksome to the peasants and money signed willingly. क्योंकि irksome मतलब होता है इरिटेटिंग, बहुत इरिटेटिंग था उनके लिए अच्छा नहीं था, अनोइंग था, तो परेशानी होती थी उनको उससे। तो इन शेयर क्रॉपर्स ने क्या किया, बहुत सारों ने तो ऐसे ही साइन कर लिया कि हाँ हम अगर इससे बच रहे हैं तो हमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है उनको कुछ पे करने में। Those who resisted engaged lawyers, जो अपोज कर रहे थे, जो मना कर रहे थे साइन करने से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉयर्स को हायर किया।
द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, लैंडलॉर्ड्स ने, अब ये तो पेजेंट्स ने किया, पेजेंट्स ने लॉयर्स को एंगेज किया, लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने क्रिमिनल्स को हायर किया, थग्स यानी कि क्रिमिनल्स। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब ये साइन करने वाले, इस एग्रीमेंट को मानने वाले कौन थे? जो इलिटरेट थे, उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि रियल रीज़न जो है वो ये है कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गया है जर्मनी में, इसकी कोई नीड नहीं है फर्दर, तो इसलिए वो इससे अवेयर नहीं थे, तो वो साइन कर देते हैं ऐसे ही। बट जब अब इस टाइम तक उनको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो अब वो भी यही सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम क्यों इनकी बात माने, हम इनको क्यों पे करें। तो वो चाहते थे कि उनने जो पे किया है वो उनको वापस करते वो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी पॉइंट पे जब ये सब चल रहा होता है, गांधी चंपारण में विजिट करते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स। उन्होंने सिमिलर पैटर्न यहाँ भी फॉलो किया जो मुजफ्फरपुर में किया था, कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की सबसे पहले। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उनसे कहते हैं कि हम एक आउटसाइडर से, हम एक दूसरे जगह से आए हुए इंसान को कोई भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। गांधी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर। उनसे कहते हैं कि मैं आउटसाइडर थोड़ी हूँ, मैं भी तो इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. उसके बाद जो सेक्रेटरी को विजिट करने के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जाएंगे, जो कहाँ के कमिश्नर होते हैं, तिरहुत डिवीजन के। और ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो इस तिरहुत डिवीजन का ही पार्ट होता है। वो कहते हैं कि उस कमिश्नर ने उनको क्या बोला, उनको बुली किया, बुली करने के साथ साथ उन्होंने उनको एडवाइस किया या फिर ऑर्डर दिया कि आप यहाँ से इमीडिएटली, फोर्थविथ का क्या मतलब होता है, इमीडिएटली तिरहुत छोड़ के चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी ने एग्री नहीं किया उनकी इस बात से और वो तिरहुत को छोड़ के नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। लेकिन उनने क्या किया, एक तो उनने तिरहुत छोड़ के वो नहीं गए, उनने एग्री नहीं किया कमिश्नर की बात से, और दूसरा उनने क्या किया, उनने डिसाइड किया कि वो मोतिहारी को विजिट करेंगे, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट का क्या है, कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स accompanied him, बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ गए वहाँ पे। एट द रेलवे स्टेशन a vast multitude greeted गांधी। जब वो मोतिहारी में पहुंचे तो वहाँ पे उनके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और उनको ग्रीट किया, वहाँ पे उनका वेलकम किया। मल्टीट्यूड की मीनिंग क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग उनको वहाँ पे वेलकम करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. वो एक घर में उन्होंने शेल्टर लिया और वहाँ उसी को हेडक्वार्टर्स की तरह उसी को बना लिया, मतलब कि वो वहाँ से ही जो भी उनको ऑर्डर देने होते थे, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, वो वहाँ से ही देते थे और अपनी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ से ही की, जान पहचान, छानबीन या जो भी इन्फॉर्मेशन उनको लेनी थी वहाँ से, उन्होंने उसी हाउस में रहकर की। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक जब वो वहाँ पे स्टे कर रहे थे तो उनके पास एक न्यूज आती है कि क्या न्यूज होती है कि जो नेबरिंग विलेज होता है, जो उनके मतलब मोतिहारी के आसपास वाला, अगल बगल वाला जो विलेज होता है, वहाँ पे एक पेजेंट को, एक फार्मर को मिसट्रीट किया गया होता है, उनके साथ बुरा भला किया गया होता है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली। The next morning he started out on the back of an elephant. और उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था यहाँ पे, एलिफेंट। वो एलिफेंट पे गए और कहाँ विजिट करने वाले थे, उसी विलेज को जहाँ पे ये बेसिकली इंसिडेंट हुआ था। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अभी वो उतना ज्यादा चले ही नहीं थे अपने एलिफेंट को लेके कि इतने में ही उनको क्या आ जाता है, उनको पुलिस की एक ऑर्डर आ जाता है पुलिस से, जिसमें उनको बताया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने टाउन वापस चले जाओ, अपने एलिफेंट को लेकर अब अपने टाउन वापस चले जाओ। गांधी कंप्लाइड की क्या मीनिंग होती है कि ओबेड, मतलब उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने इस बात से एग्री किया और वो वहां से चले गए। The messenger drove Gandhi home where he served him
with an official notice to quit चंपारण immediately। मैसेंजर गांधी जी के पास ये न्यूज़ या रिपोर्ट लेके आया था कि उनको पुलिस से ऑर्डर मिला है कि वो अपने टाउन वापस चले जाए। वही मैसेंजर गांधी जी को अपने घर लेके जाते हैं और वहाँ पर उनको ऑफिशियल नोटिस देते हैं और उस ऑफिशियल नोटिस में क्या लिखा होता है कि आपका जो ये चंपारण मूवमेंट है ये इसको आप जल्दी से छोड़ दो, आप इसको क्विट करो। गांधी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। पहले तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ वो बीच रास्ते से वो वापस चले गए उनके साथ मैसेंजर के साथ, लेकिन इस ऑफिशियल नोटिस पे उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने नहीं माना कि वो चंपारण मूवमेंट को क्विट करें, बल्कि उनका ये इंटेंशन था कि उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने ये ऑर्डर तो डिसोबे कर दिया। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day। अब उन्होंने जो ये काम किया था, उन्होंने डिसोबे किया था ऑर्डर से जो कि पुलिस से आया था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि इस पे कुछ तो उठना था, कुछ तो मसला हो जाता उस पे। तो उनको क्या हुआ, एज ए रिजल्ट, एज ए कंसिक्वेंस उनको क्या बोला गया कि आप नेक्स्ट डे कोर्ट में अपेयर होंगे। समन्स की मीनिंग क्या होती है, एन ऑर्डर टू अपेयर इन कोर्ट। नेक्स्ट डे आपको कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। अब नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में अपेयर होना था, तो उनको टेंशन तो था, उनको स्ट्रेस तो था, तो इसलिए वो रात भर सो नहीं पाए। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। वो क्या करते हैं, इसी नाइट को, ये नेक्स्ट डे जो उनको कोर्ट में अपेयर होना था उससे पहले वाली रात को टेलीग्राफ करते हैं राजेंद्र प्रसाद को। उनको बोलते हैं कि आप बिहार से यहाँ पे मोतिहारी में आइए और अपने साथ साथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को भी लाइए। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स कौन होते हैं, उनके ऐसे कोलीग्स, उनके ऐसे दोस्त जिनका कोई अच्छा स्टेटस हो सोसाइटी में, बेसिकली जिनकी प्रेजेंस से नेक्स्ट डे कोर्ट का जो फैसला होता उनके फेवर में आ जाता, क्योंकि उनका कुछ तो अच्छा स्टेटस होगा। He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroys. He sent instructions to the ashram. आश्रम में instructions भेजते हैं। He wired a full report to the viceroy. जो भी उन्होंने नोटिस किया था, जो भी वहाँ पे हुआ था अभी तक, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने वाइसरॉय को भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। ब्लैक विद पेजेंट्स का क्या मतलब होता है, मतलब जो अगली सुबह थी ना, जब उनको कोर्ट में अपेयर होना था, तो मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स का मतलब बहुत सारे पेजेंट्स वहाँ पे, बहुत सारे फार्मर्स उनके फेवर के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे हैड मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। वो गांधी जी का काम जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, वो उस बात से बिल्कुल अवेयर नहीं थे। उनको बस इतनी नॉलेज थी कि एक इंसान है जो हमारी हेल्प करना चाहता है और वो भी किसी ट्रबल में है, किसी मुसीबत में है। बस इतना ही सुन के वो उनके सपोर्ट में इतनी भीड़ में, इतने नंबर्स में इकट्ठा हो गए थे। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of British। उनका ये इकट्ठा होना किसी एक मुद्दे को लेकर, किसी एक चीज़ को सपोर्ट के लिए, इतने सारे नंबर्स का, इतने सारे लोगों का एक साथ जुट जाना, ये एक मतलब बिगिनिंग थी उनकी फ्रीडम के ब्रिटिश रूल से। क्योंकि गांधी जी ने भी यही कहा था कि एक्चुअल फ्रीडम उनको तब मिलेगी जब उनका जो फियर है, उनका जो डर है ब्रिटिश के लोगों से, ब्रिटिश रूल से, वो उनके दिल से निकल जाएगा। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd। अब क्योंकि क्राउड तो उन ऑफिशियल्स का सुनने वाला नहीं था, तो ऑफिशियल्स को किनकी मदद पड़ी, गांधी जी की मदद पड़ी, क्योंकि वो क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो गांधी जी ने इस बात को मना नहीं किया, उन्होंने उनकी हेल्प की उसमें। उन्होंने क्राउड को बोला शांत रहने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो पोलाइट थे, फ्रेंडली थे, उन्होंने इस बात से मना नहीं किया, वो भी समझ गए थे कि सिचुएशन क्या है। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। अभी तक तो वहाँ के लोग उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जाके कुछ बोले, अपने पॉइंट्स, अपनी बातें सामने आके रखे। लेकिन अब जो ऐसा मौका मिला था, या ऐसा जो इंस्टेंस हुआ कि जहाँ पे वो क्राउड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे उनको गांधी जी की नीड फील हो रही थी कि वो उनकी हेल्प करे क्राउड को कंट्रोल करने में, इतनी क्राउड के अंदर वो ताकत आ गई थी, वो हिम्मत आ गई थी। तो एक तरीके से उनके लिए एक प्रूफ था कि अभी तक जो आप हम पे कब्जा कर रहे थे, हमें काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब से नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, या जो इंडियंस इन जनरल है, उनके अंदर अब हिम्मत थोड़ी थोड़ी करके आने लगी है कि वो अपनी सच्चाई के लिए लड़े। hitherto dreaded का क्या मतलब होता है, feared until now। आपकी ऐसी पावर जिससे हम अभी तक डर रहे थे, अब फर्दर हम उससे नहीं डरेंगे। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड। बैफिल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड।
ऐसा सब कभी पहले हुआ ही नहीं था, कभी भी वहाँ के कॉमन लोग जो है उन्होंने उनको चैलेंज किया ही नहीं था। तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। उनके पास कुछ था ही नहीं, फैसला सुनाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, जज से कहा कि आप ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए, मतलब अभी नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, पोस्टपोन कर दीजिए इसको। अपैरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। अब उनके पास कुछ था ही नहीं, वो खुद इस इशू को सॉल्व कर ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं कि हमें क्या फैसला सुनाना चाहिए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इस बात से एग्री नहीं किया, पोस्टपोन वाली बात से एग्री नहीं किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि उनने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें बताया गया था कि वो गिल्टी है, उनकी कोई गलती है, उन्होंने वो एक्सेप्ट की कि हाँ मेरी गलती है। क्या गलती थी? He was involved, he told the court, in a conflict of duties on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. वो बोलते हैं कि मेरे लिए मैं दो चीज़ों के बीच में फंस गया हूँ। कौन सी दो चीज़ें? सबसे पहले कि मैं नहीं चाहता कि मैं लॉ को ब्रेक करूँ। अभी भी लॉ के अगेंस्ट जा रहे थे जब वो बोल रहे थे पोस्टपोन नहीं करो, या इससे पहले भी जब उन्होंने ऐसा किया, जब पुलिस से उनको नोटिस मिली थी, ऑर्डर मिला था, तब भी वो लॉ के खिलाफ गए। तो ये कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं लॉ को ब्रेक करूँ, लॉ के खिलाफ जाऊँ, रूल्स को ना मानूँ, बट ऑन द अदर हैंड मैं इस बात में भी फंसा हुआ हूँ कि मुझे लोगों की जो ह्यूमैनिटेरियन या नेशनल सर्विस है, मुझे उसको भी करना है। मतलब जो उनके राइट्स हैं उनको मुझे दिलाना है, जो वहाँ पे इशू हो रहा है उसको भी मुझे सॉल्व करना है। तो इन दोनों की चीज़ में मैं फंस गया हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत गिल्टी तो हूँ। रेंडर मतलब टू गिव, देना। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. वो कहते हैं कि अगर उस टाइम पे भी जैसे उनको तिरहुत डिवीजन से निकलने का ऑर्डर मिला था, अभी भी ट्रायल को पोस्टपोन करने की बात हो रही है, तो वो डिसएग्री कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं वो। तो उनका ये इंटेंशन नहीं है कि वो लॉ के आगे जाए या फिर लॉ की डिसरिस्पेक्ट करे, बट उनका ये कहना है कि इस लॉ, ये जो ये वाला लॉ है, उससे ऊपर भी उनके लिए कोई चीज़ मायने रखती है। वो क्या है कि इंसानियत के सपोर्ट में रहना, मॉरल इमॉरल में फ़र्क करना और सही चीज़ के सपोर्ट में रहना, वो इससे भी ऊपर है उनके लिए। तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर मुझे इस चीज़ की कोई पनिशमेंट मिलनी होगी, मुझे सज़ा मिलनी होगी, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. अब मजिस्ट्रेट क्या अनाउंस करते हैं, वो बोलते हैं कि वो 2 घंटे के बाद, रिसेस मतलब ब्रेक, 2 घंटे की ब्रेक के बाद वो कोई फैसला सुनाएंगे। प्रोनाउंस मतलब डिक्लेयर, ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे कि क्या फैसला सुनाया दिया जाएगा, या क्या जो भी उनका फैसला होगा वो बोल देंगे। और तब तक बोलते हैं गांधी जी को, ये जो 120 मिनट है, ये जो 2 घंटे हैं, आप तब तक क्या करो कि आप फर्निश का मतलब होता है टू गिव, आप बेल दो। बेल का मतलब कोई अमाउंट दो या कुछ भी दो कंपेंसेशन के तौर पे कि आपको कुछ समय के लिए जेल से बाहर रखा जाए उसके लिए। लेकिन गांधी जी इससे एग्री नहीं करते हैं, और जज भी उनको इस पे कोई पनिशमेंट नहीं देते, उनको बेल के बगैर ही छोड़ देते हैं। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब सब कुछ रिज्यूम हो गया, जब ब्रेक एंड हो गई, तो जज अपना फैसला सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि काफ़ी सारे दिनों तक हम कोई भी जजमेंट नहीं पास करेंगे, हम कुछ भी इस बात पे फैसला नहीं सुनाएंगे कौन गलत है कौन सही है, कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे। तब तक गांधी जी को एलो किया गया कि वो फ्री घूम सकते हैं। लिबर्टी मतलब एट लिबर्टी मतलब फ्री घूम सकते हैं, जेल में उनको रहने की ज़रूरत नहीं थी। Rajendra Prasad, Bish Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. ये जो lawyers थे ये तब तक के लिए बिहार में आ गए थे तब तक। They conferred with Gandhi, conferred मतलब discussed. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मैं जेल में चला जाता हूँ आप क्या करोगे तब तक? Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to the jail, there would be nobody to advise and they would go home.
वो उनसे बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे आप ही की मदद करने के लिए आए हैं, आप ही को एडवाइस करने के लिए आए हैं, आप ही के साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं। अगर आप ही नहीं रहोगे, आप जेल चले जाओगे तो हमारा भी यहाँ पे रहने का कोई पॉइंट नहीं है, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तो इस चीज़ के जवाब में गांधी जी क्या कहते हैं उनसे, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। लेकिन चलो मैं जेल जा रहा हूँ तो आप भी यहाँ पे नहीं रुक रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो कि उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ जो गलत हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। विथड्रू टू कंसल्ट का मतलब होता है वो थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं डिस्कशन करने के लिए आपस में। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. अब जब उनका डिस्कशन एंड हो गया तो राजेंद्र प्रसाद डिस्कशन का जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो सुनाने के लिए वहाँ पे आते हैं। अपशॉट का मतलब आउटकम। वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने ये डिस्कस किया होता है कि अगर गांधी जी जो स्ट्रेंजर है, जो इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग भी नहीं करते हैं, जिनका ये मसला भी नहीं है, वो अगर हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए, पेजेंट्स की मदद करने के लिए आए हैं, तो हम जो कि बगल वाली डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहते हैं और हम जो उनकी मदद, पेजेंट्स की, फार्मर्स की मदद करने के लिए आए, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम उनकी मदद करने के लिए आए, हम नहीं रुकेंगे, गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार है, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा शेमफुल होगा। डिजर्शन का मतलब अबंडनिंग समवन हु नीड्स हेल्प। शेमफुल डिसर्जन मतलब इस तरीके से वो उनको अकेले छोड़ देते फार्मर्स को, बहुत ही शेमफुल तरीके से। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he exclaimed. तो इसीलिए उनसे कहते हैं कि हम भी रेडी हैं, अगर आप जेल जा रहे हो हम भी रेडी है जेल जाने के लिए। तो गांधी जी इसमें कहते हैं कि ये है एक्चुअल विन जो है हमारी अभी हुई है, जब हम सब एक साथ आ गए हैं। ऑब्वियसली जब सब में इतनी हिम्मत आ गई है जेल जाने के लिए भी, तो बैटल यहाँ पे हमने जीत लिया है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर वो दो के पेयर्स में सबको डिवाइड कर देते हैं कि किस ऑर्डर में दो दो करके उनको जेल जाना था। मतलब पहले एक पेयर जाएगा, फिर दूसरा पेयर जाएगा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. कुछ दिन बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस आता है। उसमें मजिस्ट्रेट उनको कहते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ये एडवाइस किया या ऑर्डर किया है कि जो गांधी जी के अगेंस्ट के केस था उसको ड्रॉप कर दें। मतलब अब कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता गांधी जी के अगेंस्ट। तो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है पीसफुली जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीसफुली जो उन्होंने लॉ के खिलाफ गए। तो ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया में वो जीत गया था। मतलब पीसफुली उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनकी जीत हुई थी। ट्रायम्फ्ड का मतलब होता है सक्सेसफुल होना। became successful. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी जी और उनके जो लॉयर्स है वो इस चीज़ में जुड़ गए कि वो जो उनकी जो डिस्ट्रेस है, उनका जो एक्चुअल कॉज है उस डिस्ट्रेस का, उसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन ले सके, उसमें इंक्वायरी करे, उसमें छानबीन करे। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes were made on the evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of investigations and the vehement protests of the landlords. Deposition का मतलब होता है फॉर्मल स्टेटमेंट्स। ऑलमोस्ट 10,000 फार्मर्स से उनकी स्टेटमेंट्स ली गई, जो भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी उसके बारे में लिखा गया, नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए ताकि वो कोर्ट में उसको पेश कर सके। और जो सारा का सारा एरिया है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, छानबीन चल रही थी। और दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि जो लैंडलॉर्ड्स है जिनके खिलाफ ये सब हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वेहिमेंट मतलब फोर्सफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद क्या करते हैं, गांधी जी को बुलाया जाता है, समन मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि वो सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके सामने पेश हो जाए जून में।
Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो जाने से पहले उनको लगा कि मे बी मुझे जेल में भर दिया जाए, मे बी मैं वापस ना आ सकूं, तो इसीलिए वो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि वो इस सिविल डिसोबीडियंस को, इस मूवमेंट को फर्दर कैसे चलाएंगे इन केस वो वापस नहीं आ सके तो। गांधी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनके 4 इंटरव्यूज चले जो कि इतने ज़्यादा लंबे थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी देर तक ये इंटरव्यूज चलेंगे। और जब ये इंटरव्यू चलने के बाद क्या रिजल्ट हुआ कि उन्होंने अपॉइंट किया ऑफिशियल कमीशन को अपॉइंट किया जिसमें लैंडलॉर्ड्स थे, ऑफिशियल्स थे, गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव थे किनके, फार्मर्स के, शेयर क्रॉपर्स के। और ये जो कमीशन है इसको क्या काम सौंपा गया, इनका काम था कि आप फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशंस करें, ग्राउंड लेवल पे सारी डिटेल्स इकट्ठा करके और कुछ फैसला फिर उसके बाद ही सुनाया जाता। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. पता ही नहीं चला, देखते ही देखते गांधी जी जो कुछ दिनों के लिए आए थे उनको पता ही नहीं चला, मतलब पता ही नहीं चला कैसे वो 7 महीनों में बदल गया। 7 महीनों तक तो वो कंटिन्यूसली वहाँ पे रहे, मतलब इस दौरान वो अपने होम टाउन नहीं गए और होम टाउन जाने के बाद भी वो काफ़ी बार वहाँ पे विजिट करते जा रहे थे। The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. गांधी जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक शेयर क्रॉपर की ऐसी कैजुअल सी रिक्वेस्ट में, कैजुअल रिक्वेस्ट मतलब उन्होंने ऑफिशियली या ऐसे कोई लेटर दे के, नोटिस दे के नहीं बोला था, रिक्वेस्ट नहीं किया था, बस ऐसे ही मुंह से रिक्वेस्ट करने के बेसिस पे वो चंपारण जाएंगे और वहाँ पे उनका 1 साल चला जाएगा, ये गांधी जी ने कभी भी नहीं सोचा था। उनको लगा था कुछ दिन जाएंगे और फिर वो वापस अपने होम टाउन चली जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनका पूरा 1 साल लाइफ का वहाँ पे चला गया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. अब जो इंक्वायरी करने का काम जो इस कमीशन को सौंपा गया था उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्होंने बहुत एविडेंसेस इकट्ठा किए, फार्मर्स की स्टेटमेंट्स ली और ये एविडेंसेस बहुत ही लार्ज नंबर में थे। और जब प्लांटर्स को पता चला, लैंडलॉर्ड्स को पता चला, तो उनके पास क्या चॉइस थी दैन टू एक्सेप्ट। उन्होंने एक्सेप्ट ही किया कि हाँ हमारी गलती है इसमें, तो उनने अपनी गलती को माना और बोला कि हम रिफंड देने के लिए तैयार है। लेकिन शेयर क्रॉपर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि गांधी जी उनसे पूछा कि हम कितना रिफंड देना है, हमें कितना रिफंड आप मांग रहे हो हमसे। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. ये जो प्लांटर्स है उनके दिमाग में यही थॉट आ रहा था कि ऑब्वियस सी बात है गांधी जी तो पूरा ही अमाउंट मांगेंगे, वो क्यों इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि हम उनको आधा दे थोड़ा दे। सीधी सी बात है वो तो पूरा अमाउंट मांगेंगे ना जो हमने इलीगली उनसे लिया है शेयर क्रॉपर से, डिसीटफुली मतलब डिसऑनेस्टली, एग्जॉर्टेड का मतलब ऑब्टेन्ड अनफेयरली, जो हमने अनफेयरली उनसे ऑब्टेन किया है, जो हमने उनसे फोर्सफुली ऑब्टेन किया है शेयर क्रॉपर से, वो तो उसका पूरा अमाउंट ही मांगेंगे ना। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 50% ही मांगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मांगते। There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. अब उस टाइम पे चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी था जिनका नाम यहाँ पे बोला गया है। मिशनरी का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ होगा, ब्रिटेन से, उनको रिलीजन को प्रमोट करना होगा, किसी भी रिलीजन को या क्रिश्चियनिटी को ही हम इन पर्टिकुलर ले लें, उनको प्रमोट करने के लिए वहाँ पे आया होगा। वो इस सारी चीज़ को आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने सब एक डिटेल अच्छे से ऑब्जर्व की हुई होती है। तो वो इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे गांधी जी एडमेंट लग रहे थे। एडमेंट मतलब वो अपनी बात पे अड़े हुए थे। एडमेंट का मतलब होता है डिटरमाइंड नॉट टू चेंज द माइंड। उन्होंने जो फैसला ले लिया था वो उस पर अड़े रह रहे थे। तो एज अ थर्ड पर्सन ये जो रेवरेंड जेजर हॉज है वो इस पर क्या कमेंट करते हैं इस इंसिडेंट पे। वो बोलते हैं कि वहाँ पे गांधी जी ऐसे लग रहे थे कि उन्होंने जो फैसला ले लिया है बस उस पर डटे हुए हैं, अब वो उसको बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए चेंज नहीं करेंगे।
Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब जैसा कि रेवरेंड ने भी एज अ थर्ड पर्सन इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए यही कहा कि गांधी जी के फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी, अगर उनको कहा जाएगा कि नहीं हम आपको रिफंड नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो प्लांटर्स को भी उन्होंने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की। उनको पता था कि अगर हम मना कर देंगे तो गांधी जी बिल्कुल भी इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, तो इसलिए वो कहते हैं कि 25% दे देते हैं। बट उनको स्टिल ऐसा लग रहा था कि गांधी जी 25% से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। तो इस चीज़ को सारे यूनानिमसली मतलब टुगेदर सारे एक साथ इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. जो गांधी जी ने अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया था उसको एक्सप्लेन करते हुए गांधी जी बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो अमाउंट है 25%, 50%, 100%, ये मैटर नहीं करता, ये लेस इम्पॉर्टेंट है। जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने, प्लांटर्स ने एक्सेप्ट की अपनी गलती। उनने भले ही छोटा सा अमाउंट 25% ही, बट कुछ अमाउंट रिफंड करने के लिए वो मान गए। और बिल्कुल भी उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, इसके साथ साथ उन्होंने अपना प्रेस्टीज स्टेटस भी खो दिया है। Now the peasant saw that he had rights and defenders, he learned courage. और ये भी जीत है कि जो फार्मर है, जिसको कल तक अपनी बात सामने रखने की हिम्मत ही नहीं थी, उसमें हिम्मत आ गई है, उसको अपनी सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत आ गई है। ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। और इसी वजह से यही करते करते उसके अंदर क्या आ गया, उसने क्या सीख लिया, करेज, हिम्मत करना सीख लिया है। वो एक बहुत बड़ी बात है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। जो डिसीजन यहाँ पे उन्होंने लिया था, जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि इम्पोर्टेंट नहीं था, जो मेनली इम्पोर्टेंट था, जो इम्पोर्टेंट एक्चुअली था वो पूरा हो चुका है, वो आगे जाके साबित भी हो जाता है। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. कैसे साबित हो जाता है, क्योंकि जो प्लांटर्स है वो अबंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनके जो एस्टेट्स है, जो उन्होंने लैंड को टुकड़ों में बांट दिया होता है, उसको छोड़ देते हैं और वापस रिवर्टेड मतलब वापस दे देते हैं उन्हीं फार्मर्स को जिनकी वो बेसिकली थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इसी तरीके से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग भी खत्म हो गई। रिवर्टेड मतलब रिस्टोर्ड, वापस देना। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. गांधी जी कभी भी इन बड़े-बड़े डिसीजन से, इन बड़े-बड़े सॉल्यूशन से खुश नहीं होते थे। कंटेंटेड मतलब सैटिस्फाइड, खुश नहीं होते थे इन सब चीज़ों से। उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल पे भी सुधरनी चाहिए। अगर ऐसा कोई फैसला हो गया है, अब अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व ना करें। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि चंपारण में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, वहाँ पे लिटरेसी अच्छी नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, हॉस्पिटल, स्कूल्स कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बारे में वो बिल्कुल अभी इसी वक्त कुछ करेंगे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उनको जो भी लग रहा था कि यहाँ पे एज ए टीचर काम कर सकता है, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की। Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for work. इन दोनों ने भी, जिन्होंने गांधी जी की इस मोमेंट में अभी अभी हिस्सा लिया था, उनको भी अपील किया और उन्होंने भी बोला कि हाँ, वॉलंटियर मतलब उन्होंने खुद ही विलिंगली ही उन्होंने ये काम करने के लिए एग्री कर दिया। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और भी बहुत सारी टीचर्स आए बॉम्बे से, पूना से और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, बहुत सारे एरिया से। कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबा ने क्या किया, उनको किस बारे में उन्होंने एडुकेट किया, साफ सफाई के बारे में, खुद की भी पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बोला, और जो कम्युनिटी में, सोसाइटी में कैसे साफ सफाई मेंटेन करें उसके बारे में भी एडवाइस दी। हेल्थ कंडीशंस वेर मिजरेबल। वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल ही ख़राब थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। तो गांधी जी ने क्या किया, एक डॉक्टर को बोला कि आप यहाँ पे काम करो। उन्होंने 6 महीनों के लिए वहाँ पे काम किया। 3 मेडिसिन्स वेर अवेलेबल। बस 3 ही दवा यहाँ पे अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 दवाइयाँ मौजूद थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिसको भी टांग में कोई इशू था वो कैस्टर ऑयल लगा लेता था।
एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल, जिसको मलेरिया था वो क्विनिन और कैस्टर ऑयल उसको दे दिया जाता था एज ए ट्रीटमेंट। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, जिसको स्किन का कोई इशू होता था उसको कैस्टर ऑयल देते थे और ऑइंटमेंट देते थे। Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. उन्होंने देखा, उनने वो नोटिस किया कि जो वहाँ पे औरतें हैं उनके कपड़ों की हालत सही नहीं है, तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि आप उनसे इस बारे में बात करिए। One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." जब उन्होंने उनसे बात की तो उनमें से एक औरत ने उनको अपने हट ले लिया, अपने घर ले लिया और बोला कि यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, ना कोई कपबोर्ड है, कोई अलमीरा नहीं है जहाँ पे हम अपने कपड़ों को रख सके। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो मैं अभी पहन रही हूँ ना, मेरे पास बस यही एक साड़ी है, यही एक कपड़ा है जो मैं पहन सकती हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब आश्रम को भी संभालना था उनको, तो दूर से ही थ्रू मैसेजेस या टेलीग्राम वो ऑर्डर्स देते थे आश्रम के लिए, और वहाँ पे भी जो चल रहा होता था उस बारे में वो ऐसी ही जानकारी हासिल करते थे। He sent regular instructions by mail and asked for financial account। जैसा कि मैंने बोला कि मेल के थ्रू वो उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे और वहाँ की भी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है और भी इंफॉर्मेशन है मेल्स के थ्रू ही लेते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one will begin to smell bad। वो इतने अवेयर थे ना सारी चीज़ों के बारे में कि यहाँ रहते रहते चंपारण में वो रह रहे थे, लेकिन अपने जहाँ पे होम टाउन है वहाँ के बारे में भी इतना सोचते थे कि उनने उनको मेल किया कि आप जो वहाँ पे जो ट्रेंचेस हैं उनको बदल दे, नहीं तो वहाँ पे गंदी स्मेल आ जाएगी, फॉल स्मेल फैल जाएगी। तो इतने अवेयर थे वो सारी चीज़ों के रिलेटेड। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये जो चंपारण मोमेंट था ना, ये उनके लिए बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में। उनने एक तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई इस चीज़ की वजह से। वट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। वो इतने हम्बल है कि वो इस चीज़ को कहते हैं कि मैंने उतना बड़ा काम नहीं किया। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी इन माई ओन कंट्री। हाँ, मैंने बस इतना किया कि जो फॉरेनर्स है, जो मेरी कंट्री से बिलोंग भी नहीं करते, वो मुझे मेरी कंट्री में ऑर्डर्स कैसे दे सकते हैं, मैंने उनको ये समझा, उनको ये सिखाया। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन चंपारण का ये मतलब तो नहीं था कि हम लॉ के अगेंस्ट जाइए, इस मकसद से तो स्टार्ट नहीं हुआ था कि लॉ के अगेंस्ट जाना है, इस इंटेंशन से स्टार्ट नहीं किया था। डिफाइंस का मतलब क्या होता है? ओपन रिफ्यूजल टू ओबे। ये इस इंटेंशन से हमने स्टार्ट नहीं किया था कि हम लॉ के खिलाफ जाए कम्प्लीटली। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स। इसका क्या इंटेंशन था, मतलब स्टार्ट करने का क्या इंटेंशन था, क्या मकसद था, इसके पीछे क्या इंटेंशन था? इंटेंशन ये था कि जो स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, जो सफरिंग है, डिस्ट्रेस मतलब सफरिंग है इन पुअर फार्मर्स की, उसको ख़त्म किया जाए। एलिवेट मतलब ईज़ किया जाए, उसके बारे में कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। यही इंटेंशन था इस चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट करने का। एलिवेट का क्या मतलब होता है? ईज़। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. गांधी जी का एक पैटर्न था कि अगर उनको कोई पॉलिटिकल इशू रेज करना भी था, अगर वो कभी लॉ के खिलाफ जा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको कोई मटेरियल चीज़ उनके लिए करना था या उसका कोई प्रैक्टिकल, उनके पास कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं जानना था उनको। अगर वो ऐसा कुछ उठाते हैं तो वो इसी इंटेंशन से उठाते हैं कि मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँ। और वो किन के लिए होता है? मेनली इंसानों के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए वो उठाते हैं। अगर कभी भी पॉलिटिकल इशू उठाते हैं तो वो इसी लोगों के बेटरमेंट के लिए उठाते हैं। इंटरवाइंड का मतलब होता है ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब ये दोनों अलग चीज़ें नहीं है उनके लिए। अगर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन मांगना है, और अगर कोई इशू रेज करना है, लॉ के खिलाफ जाना है, ये दोनों ही एक थे उनके लिए। एब्स्ट्रैक्शन मतलब थ्योरेटिकल आइडियाज़। वो बेसिकली थ्योरेटिकल आइडियाज़ में बिलीव नहीं करते थे कि मुंह से कुछ बोला तो हो गया। जैसे कि अभी ये जो चंपारण मूवमेंट था, अगर उन्होंने लैंडलॉर्ड से सरेंडर कर दिया तो हो गया, नहीं। उन्होंने देखा प्रॉब्लम है चंपारण में, वहाँ पे बैकवर्डनेस है, तो उसको प्रैक्टिकली उसको सॉल्व किया। In everything Gandhi did moreover,
He tried to make a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो यही कह रहे हैं कि सक्सेस तभी मिलेगी जब हर एक इंडियन अपने लिए लड़ना सीखेगा, अपने इंसाफ के लिए खुद लड़ना सीखेगा, जब उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी। Early in the Champaran action, Charles Frere Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to Fiji Islands. जब चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो जो चार्ल्स है वो उनके डिवोटेड फॉलोअर बन गए थे, वो उनके हर एक एक्शन को, हर एक चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे थे। अब उनको फिजी आइलैंड जाना था तो उनको गुड बाय कहने के लिए उनसे मिलने के लिए आते हैं, गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। वो कौन होता है? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब जो पीस में बिलीव करता है। अ पर्सन बिलीविंग in peace. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उनको एडवाइस करते हुए उनसे ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा रहेगा ना अगर वो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे रहें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनके यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी, बहुत बैकवर्डनेस थी। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रू ने बोला कि मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर गांधी जी एग्री करेंगे, मुझे इस चीज़ की इजाज़त देंगे तभी मैं कर पाऊंगा। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। बट गांधी जी ने स्ट्रांगली इस चीज़ को मना कर लिया। वेहेमेंटली मतलब स्ट्रांगली, फोर्सफुली, उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? This shows the weakness of your heart." उनसे कहते हैं कि आपको लगता है कि वो तो इंग्लिशमैन के खिलाफ ही लड़ रहे थे ना, ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए लड़ रहे थे। इस अनइक्वल फाइट में जो हम एक तरफ से ही लड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वही इंसान आके उनमें से एक इंसान आके हमारी मदद कर सके? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका हार्ट बहुत कमज़ोर है। आप खुद की ताकत में बिलीव ही नहीं करते हो, आपको खुद पे इतना भरोसा है ही नहीं कि वो आप खुद से ही कुछ बेटर कर सकते हो सोसाइटी में। दिस कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। ये जो कॉज है, जो मोमेंट है, सच्चा है। हमने जो लड़ाई लड़ी है वो सच के लिए है, तो आपको सिर्फ खुद पे और खुद पे ही रिलाई करना चाहिए। मतलब खुद पे सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, आपको खुद से ही सब कुछ करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए आपको। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। प्रॉप मतलब सपोर्ट। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इंग्लिश मैन है तो ये हमारी मदद कर पाएगा और हम तो इससे वीक है, हम कमज़ोर है, यही हमारी बेटर हेल्प कर पाएगा। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हम एग्जैक्टली यही चीज़ सोच रहे थे, मतलब हमारे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि हम थोड़े कमज़ोर है और ये इंग्लिश मैन है तो ये अच्छा है, ये हमारी बेटर तरीके से हेल्प कर पाएगा। और गांधी जी ने बराबर बिल्कुल सही तरीके से हमारी इन थॉट्स को पहचान लिया था और हमें ओब्वियसली फिर इसके रिप्लाई में कुछ हम बोल नहीं पाए, हमने बस एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गांधी जी सही बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से गांधी जी ने जो है इंडियंस को सेल्फ रिलायंस सिखाया, मतलब इंडिपेंडेंट होना सिखाया, खुद पे खुद के काम खुद ही करना सिखाया, किसी पे भी डिपेंडेंट रहना नहीं सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड टू हेल्प शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। शेयर क्रॉपर्स वाले केस में गांधी जी ने ये कहा था कि शेयर क्रॉपर्स अपनी लड़ाई तभी जीत पाएंगे जब उनके मन से डर हट जाएगा, जब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। उसी तरीके से गांधी जी ने हर एक इंडियन को यही सिखाया कि आप खुद पे खुद रिलाई कीजिए, आप किसी पे डिपेंड ना करो, आप किसी से नहीं डरो, तभी आप ये लड़ाई जीत पाओगे, तभी इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हर एक इंडियन कैपेबल इनफ हुआ कि वो डिपेंडेंट नहीं रहे, वो खुद की लड़ाई लड़ सके, तभी बिगर पिक्चर पे इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ, तभी होम रूल एस्टैब्लिश हो पाया और ब्रिटिश रूल का एंड हो गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।